गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू। आपके साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसी जो है एक ब्रेक थ्रू हुई है साइंस में, जो कि आने वाले टाइम पर हमारे लिए जो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन सकती है रादर। ठीक है। तो यूएस में साइंटिस्ट जो है उन्होंने नेट गेन ऑफ एनर्जी जो है वो अचीव कर लिया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। तो बेसिकली इसका मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें या बेसिक भाषा में देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जो है फ्यूजन रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जितनी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। मतलब जितनी उसने एनर्जी रिएक्शन होने में कंज्यूम की है, उससे ज़्यादा वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, बिकॉज अभी तक हम फिजन बेस्ड पावर प्लांट्स का यूज़ करते थे 1950 से, इवन इंडिया भी वही यूज़ कर रहा है। अभी तक जो है हम न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर जो है काम ही कर रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हमें क्लीन, अबंडेंट और सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी दे सकता है। तो फ्यूजन जो है, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, और उसको इसीलिए जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने में, इसीलिए अभी तक जो है हम न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। न्यूक्लियर फ्यूजन वही रिएक्शन है जो जिसकी वजह से सन भी पावर होता है, या फिर बाकी स्टार्स में भी बाकी स्टार्स से भी एनर्जी आती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि दो लाइट न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो जो है वो मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें से इतनी एनर्जी निकलती है कि ये नियर लिमिटलेस सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी बन सकता है। अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो हमारा सन है। सन एक जायंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और जो है हाइड्रोजन और हीलियम, इसके इन दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो मिल जाते हैं और एक बड़ा जो है हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में यही डिफरेंस है। फिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो एक लार्जर एटम के साथ जो है जब स्लैम होता है, टकराता है, तो वो दो स्मॉलर एटम्स में टूट जाता है। जब ये टूटने का जो प्रोसेस है, एक न्यूट्रॉन का जो है टूटने का प्रोसेस दो एटम्स में, उसको हम फिजन कहते हैं। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब मिलकर मिलना। ठीक है। तो तो फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम्स जो हैं वो इकट्ठे मिल जाते हैं और एक हैवियर एटम जो है वो बनाते हैं। तो अब फिजन में क्या होता है, फिजन में हम जनरली यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम के न्यूट्रॉन्स को जो है वो मिलाने की कोशिश करते हैं, और जो है I'm सॉरी के साथ जो है हम टकराते हैं, और जो है उसकी वजह से जो है क्या होता है कि ये जो है फिजन होता है, मतलब टूटते हैं वो एक एक न्यूक्लियाई दो में टूट जाता है। उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं उस हीट से, और उसी से ही हम टरबाइन को जो है स्पिन करके कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन फ्यूजन में जो है उल्टा होता है। फ्यूजन में दो एटम्स जो है इकट्ठे मिल जाते हैं और एक हैवियर एटम बनाते हैं। इस मिलने के प्रोसेस में जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि जो है उससे जो है हम लिमिटलेस सोर्स ऑफ हम एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है जो आपके सन में चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। अब फ्यूजन जो है वो फिजन से बेटर कैसे है। फिजन और फ्यूजन दोनों ही बाइंडिंग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। ठीक है। लेकिन फिजन जो है, इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे वो रेडियो एक्टिव रहते हैं कई सालों तक, क्योंकि हम इसमें यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं, प्लूटोनियम का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो बाय प्रोडक्ट भी वही निकलेगा। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में हम जो है मोस्टली अबंडेंट हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन का, हीलियम का, जैसे हमने सन के केस में देखा। तो इससे जो बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा वो कोई रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, और जो है हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी से जो है वो निकल के मिलती है। तो हम वर्चुअली कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम कई सालों तक के लिए प्रोड्यूस कर पाएंगे इससे। अब फ्यूजन एनर्जी बहुत चैलेंजिंग भी है। क्यों? क्योंकि सन में तो क्या है, सन में सन की मासिव ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से नेचुरली जो है फ्यूजन हो सकता है। उसकी फोर्स अगर हम उसको अर्थ पे लेके आना चाहें, न्यूक्लियर फ्यूजन को करना चाहें, तो उसके, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर लाने पड़ेंगे ताकि फ्यूजन हो सके। लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क होगा। तो इस टेम्परेचर को जो है एक लंबे टाइम तक अचीव करके रखना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आपके इकोनॉमी या फिर आपके एग्रीकल्चर टॉपिक, जो सब टॉपिक है आपका इकोनॉमी में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। अब इसमें होगा क्या
कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो ली जा सकेगी। भुवन और मॉसडैक दोनों जो है आपके जियो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका यूज़ करके इनको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी डिसीजन मेकिंग है वो एविडेंस बेस्ड ली जा सके। अब डीएसएस जो है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा ताकि डिसीजन मेकर्स जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर सकें। और जैसे आपकी गति शक्ति में एक हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही इसमें भी रिसैट-1A और वेदास, ये दोनों सैटेलाइट्स जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और वेदास जो है आपका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का स्पेस बॉर्न सेंसर्स के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो है एक सिस्टम है। उसी के बेसिस पर हम ऐसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाएंगे जो हमारे एग्रीकल्चर, बायो रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करेंगे। अब हम भुवन पोर्टल के बारे में भी देख लेते हैं। भुवन पोर्टल एक जियो प्लेटफॉर्म है। 2009 में इसको इसरो ने लॉन्च किया था। इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाती है। आप इवन जो है आप देख सकते हो कि भुवन पोर्टल को एक ऑल्टरनेटिव टू गूगल गूगल मैप्स बना दिया गवर्नमेंट ने, है ना? तो इवन हम नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं हम भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट जनरली जो पब्लिक जियो स्पेशल डेटा है वो भुवन के थ्रू ही जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। टोल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब जो है भुवन का ही यूज़ करके जो है डेटा को जो है अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मॉसडैक क्या है? मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर। ये आपके मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी और ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स के ऊपर जो है डेटा रिपोजिटरी है। इसरो और गवर्नमेंट के ही जो है का एक मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यांगसे आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारी जो है ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में भी चाइनीज़ पीएलए ने जो है वो अटैक किया था, जिसका इंडियन आर्मी ने जो है वो करारा जवाब दिया है। और ये बार बार यांगसे में ही क्यों अटैक किया जा रहा है तवांग के, ठीक है? तो अभी इवन अक्टूबर 2021 में भी चाइनीज़ जो है वो यांगसे में ही आए और इंडियन पेट्रोलिंग यूनिट के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन हुई। तो ये बार बार यांगसे में क्यों हो रहा है? यांगसे जो है आपके तवांग का ही पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। इसको जो है तवांग, रादर हम कहेंगे पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना क्लेम करता है। तवांग में 3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना की जो है परसेप्शंस ऑफ एलएसी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसको बार बार आइडेंटिफाई कई मीटिंग्स में किया जा चुका है और फिर बार बार जब पीएलए कुछ एक्शंस लेता है तो हमको पता लगता है कि ये भी जो है चाइना इस एरिया को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो तवांग सेक्टर जो है मोस्टली इंडियन ट्रूप्स द्वारा ही डोमिनेट किया जाता है। जब भी वहाँ पर कोई चाइनीज़ पीएलए कोई एक्शन लेने की कोशिश करती है तो उसको हम जो है वो फेस ऑफ का एक पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखें तवांग सेक्टर की, तो यहाँ पर ही जो है 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस है और ये पिलग्रिमेज सेंटर है तिब्बतन बुद्धिस्ट का। इवन जब जो हमारे एग्जिस्टिंग 14th दलाई लामा जो हैं हमारे हिज होलीनेस, वो जब तिब्बत से आए थे तो उन्होंने सबसे पहले तवांग में ही जो है रिफ्यूज लिया। उसके बाद जो है वो इंडिया में मेन जो है वो वापस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेस एडिटिंग। साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्रिस्पर जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो जो कि इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेटर टेक्नोलॉजी है बेस एडिटिंग जो है वो आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो इस पर ऑफकोर्स क्वेश्चन आना बहुत ही प्रोबेबल चांसेस हैं। तो पहली बार न्यू जीन टेक्नोलॉजी बेस एडिटिंग का यूज़ करते हुए इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया गया जिसकी वजह से ल्यूकीमिया के जो है ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाई है। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो है उनको हम लैंग्वेज ऑफ लाइफ कह सकते हैं। बिलियंस ऑफ बेसिस जो हैं वो आपके एक पर्सन के डीएनए में होते हैं। उनकी मॉडिफिकेशन करके तो हम कोई भी जो है डीएनए को जो है या फिर सेल को जो है हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो आपकी ल्यूकीमिया उसमें टी सेल थेरेपी की ज़रूरत होती है। टी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स को जो है रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, एक तरह से क्राउड आउट करना शुरू कर देते हैं पर्सन की बॉडी में। जो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं, है ना? आपको पता होगा। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं ये टी सेल्स और जो है उसको किल करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पर्सन की इम्यूनिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है और ये अनहेल्दी सेल्स जो है अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। इवन लिवर, स्प्लीन या लिम्फ नोड्स ऐसे एरियाज़ में भी ये इकट्ठे होते रहते हैं। तो फिर उससे होता क्या है, ल्यूकीमिया में जो है पर्सन की जो है इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि उसकी जो है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो इवेंचुअल डेथ ही होती है इसमें। तो इसलिए हम इस टी सेल को जो है वो हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हमने बेस एडिटिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं
उन्होंने एक तरह से इन टी सेल्स के जो है जेनेटिक कोड को जो है ज़ूम इन किया और इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो है वो सिर्फ एक में को जो है अल्टर कर दिया, सिर्फ एक बेस में एडिटिंग करके। मतलब बेस को अगर हम देखें, जैसे आपके एक वर्ड में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अब अगर आप अल्फ़ाबेट्स को एडिट कर दो तो एक पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ना। वैसे ही अगर हम बेस को हम चेंज कर दें किसी भी उसके डीएनए के सेल को तो हम उसके पूरे जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इवन ये क्रिस्पर से भी ज़्यादा, जो क्रिस्पर आपकी टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें हम सीजर्स का तरह इस्तेमाल करके, प्रोटीन बेस्ड सीजर्स का इस्तेमाल करके जो है हम जीन में एडिटिंग करते हैं, ये बेस एडिटिंग उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें तो हम डायरेक्टली बेसिस को ही एडिट कर रहे हैं ताकि जो है सेल का बिहेवियर डिफरेंट हो जाए, ठीक है। सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आना बहुत ही जो है एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ये आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार कंपनीज जो है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है पास हो चुका है पार्लियामेंट में, तो कार कंपनीज को जो है अब हैवी फाइन लगेंगे अगर उनकी एनुअल डोमेस्टिक सेल नंबर जो है उनके कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी स्कोर से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ठीक है। तो अब अप्रैल 2023 से ये जो है पेनल्टीज लगनी शुरू होंगी। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी होते क्या हैं, कैफे रेगुलेशंस क्या होते हैं? अब चाहे ये एडवांस नेशंस हो चाहे डेवलपिंग नेशंस हो, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक एम ये है कि जो व्हीकल की सेल्स हो रही हैं उससे फ्यूल कंजम्पशन लोअर हो, ठीक है। व्हीकल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो कम करें। तो आपके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जितने भी व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर ये कैफ़े रेगुलेशंस लगाए जाते हैं कि कंपनीज जो हैं, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इतनी सेल करें कि उनकी जो व्हीकल्स जो हैं वो इतने फ्यूल एफिशिएंट हों कि उनकी CO2 एमिशंस जो हैं, अब ये इंडिया के अगर हम रेगुलेशंस देखें तो इसमें कहा जाता है कि जो एवरेज कॉर्पोरेट CO2 एमिशंस हैं वो 130 ग्राम पर किलोमीटर तक होने चाहिए 2022 तक, और उसके बाद से जो है 113 ग्राम पर किलोमीटर तक होने चाहिए उसके बाद से, ठीक है। अब ये जो है रेगुलेशंस 2017 से इंडिया में चलते आ रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि कैफ़े रेगुलेशंस भारत स्टेज या फिर जो है आपके यूरो स्टेज 6 से कैसे डिफरेंट है, तो बेसिकली आपको याद होगा कि भारत स्टेज 6 में जो है हम ओवरऑल आपके सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी बहुत सारे जो है एमिशंस के ऊपर जो है फोकस रखते हैं, लेकिन कैफ़े रेगुलेशंस का सिर्फ सिंगल फोकस होता है कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर। तो बेसिकली हमको सिर्फ कार्बन ऑक्साइड जो है और उसको रिड्यूस करना है एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल से, उसके लिए ये कैफ़े रेगुलेशंस जो है वो निकाले जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जेमिनिट्स मीटियोर शावर, आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। 2020 में ये कहा जा रहा है, 2022 में ये कहा जा रहा है कि जो जेमिनिट्स का जो मीटियोर शावर है वो 13 से 14 के दिसंबर के आसपास पीक हो चुका है। अब इसका नाम जेमिनिट्स क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टलेशन जो है आपका जेमिनी वहाँ से निकलते हैं। तो बेसिकली जो भी कॉन्स्टलेशन से मीटियोर शावर आता है उसी के नाम पर जो है उस मीटियोर शावर का नाम रख दिया जाता है। अब कॉन्स्टेलेशन तो ये जो है सोर्स ऑफ मीटियोर नहीं होता है, बट जो है क्योंकि वहाँ से आ रहे होते हैं, इसलिए हम इनके नाम पर जो है इस कॉन्स्टेलेशन के नाम पर जो है हम मीटियोर शार का नाम रख देते हैं। तो अब जनरली जेमिनिट्स जो है वो 100 से 150 मीटियोर्स पर आवर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो है मून बहुत ब्राइट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इसलिए सिर्फ 30 से 40 मीटियोर्स पर आवर हमको देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं? जनरली जो है मीटियोर्स जो है वो कॉमेट से इमर्ज होते हैं, लेकिन जो ये वाले मीटियोर्स हैं जेमिनिट जो है, ये एक एस्टेरॉयड जो है 3200 फेथॉन, उससे इमर्ज हो रहे हैं। ये 3200 फेथॉन 1983 में जो है ऑब्जर्व किया गया था, और ये जैसे ही जो है सन के बहुत क्लोज मूव होता है तो जो है इसका सरफेस होता है, जो उसके जो रॉक्स हैं वो हीट अप होते हैं और ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। जब ये ब्रेक ऑफ होते हैं तो ये अर्थ के जो है पास से निकलते हैं, और जो है ट्रेल ऑफ डेब्री जो है इसका वो मीटियोर्स को बनाता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा मीटियोर शावर कैसे होता है। जनरली जो है अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कि कॉमेट्स से जो है मीटियोर शावर होता है, और जब ये जो है अर्थ के में एंटर करते हैं कॉमेट्स, तो ये बर्न अप होने शुरू होते हैं, उसकी वजह से जो है ये देखने को बहुत ही एक सुंदर एक नज़ारा होता है शावर का एक तरह से। और जो लेफ्ट ओवर कॉमेट के पार्टिकल्स हैं, जब ये आपके लेफ्ट ओवर कॉमेट के जो पार्टिकल्स हैं ये आपके मोस्टली एस्टेरॉइड्स में से निकलते हैं, और ये डस्टी ट्रेल जो है अपना पीछे पीछे छोड़ते आते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये आते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है पूरा फिनोमेना, जिसको हम मीटियोर शावर कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is fusion energy breakthrough. This topic is important for your science and tech section. It is a very important topic. We have achieved a significant big breakthrough in the United States. So what has happened is that for the first time we have achieved this fusion energy in which the net gain in energy from a nuclear fusion reaction is more. Okay. So what has happened is that if we look at with the simple terms, the first time a fusion reaction has been able to produce more energy that it has consumed. Okay, so fission based power plants have been functioning since 1950s. Scientists have also been working for years to develop a nuclear fusion plant, but so that we can have clean, abundant and safe source of energy. And a net gain from fusion energy has takes about such high temperatures that it is incredibly difficult to control. That's why there has not been any significant scientific breakthrough till now. Okay, but now researchers at Lawrence Livermore National Laboratory in California has been able to achieve this success. So what is nuclear fusion? So basically it is the reaction which also powers the sun and other stars, in which two light nuclei merge and they form a single heavier nucleus. Okay, so this is important for you to understand. In nuclear fusion, two light nuclei are merging. They are merging together to form a single heavy nucleus. Whereas in nuclear fission reaction, a single neutron is slamming into a larger atom and it is splitting into two. Okay, in the fusion, two are merging. In the fission, one is splitting into two. Okay, so this is the major difference between nuclear fusion and nuclear fission. So in sun, generally what happens, hydrogen and helium, both of their nuclei, they merge together, and this is how nuclear fusion takes place in the sun. Okay, and it emits a lot of heat and energy in this particular reaction. So what is the difference between fission and fusion? Like I've told you, in fission we are using uranium and plutonium neutrons, and we are creating we are using it or we are using the neutrons from uranium and plutonium for fission reaction, and we are splitting their atoms and creating it into two. And due to this split, and a huge energy is released, and it heats water into the steam, and it is this steam is then used to spin a turbine and produce carbon free electricity. Whereas in fusion, when two atoms they slam together, they form a heavier atom, and this is the process which powers the sun also. Because it involves huge amount of temperature and pressure, we cannot sustain it for very long period of time because of course temperature and temperature. But now we have observed that this scientific breakthrough has been made, and probably in the next few years or decades we would be able to make it commercially viable. So how is it fusion better than fission? So of course, in both in fusion and fission, the binding energy of protons and neutrons in the nuclei of atoms is being used to release an enormous amount of energy. But the problem with fission is that the byproducts that it releases, because we are using uranium and plutonium, so that's why the byproduct that it releases remain radioactive for years. Whereas in fusion, only universally abundant hydrogen is being used. So of course there is no sense of any radioactive substance to be released as byproducts. Okay, so but why then fusion energy is so challenging? Because if we look at the sun has its own massive gravitational force. Unlike earth, it has its own massive gravitational force which naturally induces fusion. But on earth we do not have such heavy gravitational force. So if we have to mimic that on the earth, we would need higher temperatures. We would need almost 100 million degrees Celsius temperatures to sustain a nuclear fusion reaction. So that would be very difficult to achieve. Okay, so there is difficulty in achieving this particular uh, uh, high temperatures. So the next topic is Krishi decision support system.
This topic is important for your economy and agriculture section in particular. So recently, Ministry of Agriculture and Department of Space, they both have signed an MOU to develop a Krishi decision support system, which will enhance the evidence-based decision-making capability of agriculture sector using the MOSDAC and Bhuvan platforms. So what is this Krishi decision support system? It's an interactive software-based system which will be used to help decision makers compile useful information. It will be developed on the lines of Gati Shakti and using RESAT 1A, which is an Earth observation satellite, and Vedas. It is a data and archival system which is meant to utilize information from spaceborne sensors. These two will be used to uh, develop decision support systems in not just agriculture but bioresources, environment, water resources, and disaster management. So if we look at Bhuvan portal, it's a geo portal platform which was developed by the ISRO in 2009, and it has been allowing the government of India to enable use of geospatial technology. Uh, Several of the government uh, uh, departments like that, the National Highways Authority of India is also utilizing Bhuvan platform. Even you can use the Bhuvan platform instead of Google Maps. Okay, so you can see that also someday. And what is MOSDAC? MOSDAC is the data repository, and it concerns with the meteorology, oceanography, and tropical water cycles. So the next topic is Yangtze. Yangtze is important for your geography and for your international relations also, because recently which is Yangtze is in Tawang sector of Arunachal Pradesh, and it has been targeted repeatedly by the Chinese PLA. So that's why it has been in news. So even in 2021, Chinese came to Yangtze, and they were confronted by the Indian patrolling unit. So what is this Yangtze? Why it has been in news? Why the Tawang sector becomes very frictional between India and China? So actually, Tawang sector is called this Yangtze is located in Tawang sector, which is of course the upper reaches of Tawang sector in Arunachal Pradesh, and Tawang, and not just Tawang, but the entire Arunachal Pradesh is claimed by China. Within Tawang, there are three agreed areas, and Indian Chinese perceptions of LAC differ here, and both sides have identified these areas of frictional points in multiple meetings. And because the Tawang sector is dominated by Indian troops, so of course, whenever there is Chinese patrolling and whenever there is such incidents, of course, then a face-off happens. But what is the historical importance of Tawang sector? Why China claims it? Because Tawang is the birthplace of sixth Dalai Lama, and it is also an important pilgrimage center for Tibetan Buddhists. Even the existing His Holiness 14th Dalai Lama took refuge in Tawang before he crossed over to India after coming from Tibet in 1959. So that's why for Chinese government it is very important to control Tawang sector. So the next topic is base editing. This topic is important for your science and tech section. It is a very important topic. It is an improvement over CRISPR technology that we have been studying for the past few years. So for the first time, a new gene editing technology has been utilized by scientists to modify immune cells and to treat a teen with the treatment resistant leukemia. So what is bases? Why we are editing it? So bases are basically language of life. Just as you see a word and it contains alphabets, and if you change the alphabet, then of course the meaning of that word changes. Similarly, billions of bases are there in a person's DNA spell, and once you change any of the bases, of course the entire structure of DNA changes and their behavior also changes. Okay, so what happens is that in leukemia there is T cells therapy required in the treatment. But what is happening here is that in these T cell acute in T all cells, what they do is in your body there are white blood cells. They are responsible for your immunity. But when these T cells start replicating and they start replacing these white blood cells, your immunity gets compromised. Okay, slowly they start replacing and they start getting
uh, crowding, and they start crowding out these white blood cells, and they start weakening the immune system. They also get accumulated in many parts of the body, including liver, spleen, and lymph nodes, and that's why it becomes very difficult for the person to survive with such a compromised immunity. So what has happened now is that base editing techniques have been identified. So clinicians have used the more precise base editing techniques. They have been able to use, or they have been able to zoom into a precise part of that genetic code, and they have altered the molecular structure of just one base, and that's why they have changed the entire genetic instructions, and they have made these T cells redundant. Okay, or they have changed the behavior of these T cells, and they have been able to destroy these T cells using this base editing technologies. Okay, so that's why it is an improvement over CRISPR, whereby in CRISPR, we use certain kind of proteins to as scissors to cut out certain problematic parts of the DNA. Instead of cutting them out, we can, if we can zoom in and change the behavior of the entire DNA, then it is an improvement over CRISPR technology. Okay, that is what base editing means. So the next topic is corporate average fuel economy. This topic is important for our environment section. So car companies in India would have to cuff out stiff penalties from April 2023, because the parliament has passed the Energy Conservation Act 2022, and it will impose heavy fines on a company's annual domestic sales number if they violate the corporate average fuel economy score. So what is a corporate average fuel economy scores? You know that these auto manufacturers, they have to sell their products or their vehicles in such a way that they cannot breach the CO2 emission targets. Okay, so their average corporate CO2 emission must be less than 130 gram per kilometer till 2022, and it has been mandated that it should be below 113 gram per kilometer thereafter. This is basically meant for the vehicles sold in India, which are of petrol, diesel, LPG, and CNG passenger vehicles. So the aim is to lower fuel consumption of vehicles by lowering down carbon dioxide emissions. Then how it is different from BS6? Of course, in BS6 we have focus on overall emissions, including nitrogen oxide, sulfur oxide, etc. But in CAFE, we only have this focus on carbon oxide emissions. Okay, the aim is to reduce the overall carbon dioxide emissions from the exhaust of the vehicle. So the next topic is Geminids meteor shower. So this topic is also important for your science and tech section. So in 2022, Geminids will peak around December 13th and 14th. They are named after they are named Geminids because they come from the constellation Gemini. Of course, they do not. The constellation is not the source of the meteors. Instead, either a comet or a or an asteroid is the source of these meteors, but because they come from this constellation, we name these meteors after them. Okay, generally on a clear sky, or if the weather is clear, Geminids can produce approximately 100 to 150 meteors per hour for viewing, but because this year the moon is very bright, so only 30 to 40 meteors per hour will be visible in the northern hemisphere. Geminids are unique because they do not originate from a comet but from an asteroid named 3200 Phaethon. Okay, so this 3200 Phaethon was discovered in 1983, and as 3200 Phaethon asteroid moves close to the sun, its rocks on the rocks on the surface gets heat up, and they start breaking off, and the trail of these rocks, when they pass through Earth, they leave this debris, and Geminids are caused. What are meteor showers? Meteor showers are basically fragments of comets, and comets are themselves the leftover particles of asteroids. And when they enter into the Earth atmosphere, they start breaking down, they burn up, and it creates a spectacular show of showers. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.